बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब जब अपने अब्बा को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि खुदा किसी को अकलौता अब्बा ना दे, मगर नहीं, अब्बा तो सभी के अकलौते होते हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि खुदा किसी को अकलौती औलाद ना दे, यानी कि हद हो गई। अकलौते बेटे के जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं। अम्मा की भांजी की तड़प उठ रही है अब्बा को। गलत ना समझे, अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। गज़ब खुदा का, जुमा 8 दिन हुए नहीं इस मोटे सेठ को हमारे घर आए। ये लक़ब मैंने उसे बचपन में ही मोटापे की वजह से दिया था, और आपको उसकी हमदर्दी का ऐसा बुखार चढ़ रहा है कि मेरे सारे पन यानी कि अकलौतापन, लाडलापन और भोलापन वगैरह भूल गए हैं। और वजह भी ठीक समझे, वही अम्मा की भांजी। अब सोचेंगे आप कि मैं बिला वजह की एक बेचारी मासूम लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया हूँ। बात भी गलत नहीं है आपकी, हाथ धोकर तो वो मेरे पीछे पड़ी है, बल्कि यूं कहिए कि नहा धो के। अभी कुछ माह पहले की बात है कि अपने माँ बाप को मार के आगे पीछे कोई रिश्तेदार ना होने की वजह से ये मोहतरमा हमारे दर पे आ पड़ी। कातला, उफ़्फ़ो, मारने का मतलब है कि खाला बेचारी दिल की मरीजा थी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। और महीने बाद उनकी जुदाई का सदमा दिल पे लिए खालू भी बिना बताए पीछे निकल लिए। यूं वो दोनों अल्लाह को प्यारे हुए और ये साहिबा हमारी माँ को, और इतनी प्यारी हुई कि 40 के बाद अम्मा इसकी तशरीफ का टोकरा बिमा तमाम तर मसाइल लिए अपने घर में उठा लाई। वो दमास्कर से हंसती साथ साथ जमीन पे बिखरे कुशन उठा रही थी। चौपट खुले दरवाजे में से इजाजत का हुक्म नहीं है, और वैसे भी मुझे सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखकर अपनी सुबह खराब करने का कोई शौक नहीं है। खालू जान बुला रहे हैं। एक तो याद होगा आपको उसकी नखुसत, और दूसरी वजह, जी हाँ, उसकी बदजुबानी, खुसूसन मेरे साथ। इतना निडरपन कि जवाब देने में एक लम्हे की भी देर न करती थी। मुबादा 10 नंबर न कट जाए उसके। मोटा सेठ सड़क पर लेट, गाड़ी गुजरी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88, मोटा बोला हाय मेरा पेट। उसके शिकंजे से निकलने के बाद मैं ये नज़म बाआवाज़ बुलंद सुनाकर उसके गुस्से को मजीद हवा दिया करता था। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं, मगर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम दोनों की माँ बहन दुश्मनी किस कदर पुरानी है। अब्बा ने क्यों बुलाया है, उन्हें मालूम नहीं है कि आज संडे है। मैं नाराज हुआ। तुम्हारा तो हर डे संडे होता है, वो कुर्सी की पुष्ट पे तौलिया फैलाते हुए तन से बोली, यानी कि मेरे लेट उठने और रोजाना लेट ऑफिस पहुंचने का ताना। वो नाश्ते के लिए बैठे हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो शराफत से बोल उठी, तो मुझे भी मरता क्या न करता कि मुसद्दिक उठना ही पड़ा। मेरे बाथरूम से फ्रेश होकर निकलने तक वो मेरा कमरा समेट कर झाड़ पोंछ कर जा चुकी थी। खूबी बस यही थी एक उसमें नौकरानियों वाली, घर खूब समेट के और चमका के रखती थी। मैं जब तक तैयार होकर नाश्ते की मेज पे पहुंचा, अब्बा मेरा नाश्ता करने को बेताब हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अंदाज बहुत मोहतात था, बल्कि मैं एहतियातन अब्बा से दूर वाली कुर्सी पे बैठा कि कहीं एक आध झांपड़ ही ना पड़ जाए। वालेकुम अस्सलाम। ओए, तुम्हारी घड़ी टाइम नहीं बताती? वो गरजना शुरू हुए और मैं मिनमिनाना, नहीं अब्बा जी, खुद ही देखना पड़ता है। मुँह लाल पीले होने लगे। लतीफ़े सुनाता है बाप को, उल्लू का पट्टा। उफ़्फ़ो खालू जान, मैंने कितनी बार कहा है खाली पेट गुस्सा ना किया करें, पहले तगड़ा सा नाश्ता करें। ये देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशल हलवा पूरी और चनों का नाश्ता तैयार किया है। वो बीच में अटकी। जरा अल्फाज सुने उसके, फाफे कुटनी। ये नहीं कि अखलौते कज़न को असराए हमदर्दी अब्बा की डांट से बचाए, उल्टा उन्हें मजीद खिला पिला के इत्मीनान से मेरी बेइज्जती पर उकसाया जा रहा था। मैं पानी के घोंट के साथ साथ गुस्से के घोंट भी पड़ गया। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, तुम ना रही तो मेरा गुस्सा देखने वाला भी कोई ना रहा। मेरा दिल भर आया, मगर जल्द ही गर्मा गर्म हलवा पूरी और चनों की खुशबू ने सब कुछ भूलकर
नाश्ते पे टूट पड़ने पर मजबूर कर दिया। खैर हम दोनों बाप बेटे ने खूब डट के नाश्ता किया, मगर वो महज थोड़ा सा नाश्ता करके चाय का कप लेकर उठ गए। जी हाँ, वही मोटा सेठ जो मैट्रिक तक खाने पे फाइटिंग किया करता था, बीए तक डाइटिंग कर करके आयशा खान जैसा फिगर तो बना ही लिया था। है ना हैरत की बात। खैर मिट्टी डालो, जब से आयशा की शादी हुई है मैंने तो उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। साथ वालों की लड़की उससे ट्यूशन पढ़ने आ गई तो वो उसे अपने साथ कमरे में ले गई। उसके जाने के बाद अब्बा ने इत्मीनान से सिगरेट लगाया तो मुझे उनकी बहादुरी पे हंसी आई। उसकी मौजूदगी में तो अब्बा की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि सिगरेट के स्पेलिंग भी सुना देते। फिर उस नखुसत भरी साथ का अलार्म बजा। और भाई तुमने क्या सोचा है फिर? मैंने अखबार उठाते ही बेतौजीही से पूछा। किस बारे में? शादी के बारे में। किसकी शादी अब्बा? मेरी हैरत वाजिब थी। इतना अचानक टॉपिक? मेरी, वो तंजन बोले और मैं गहरे सदमे में पहुंच गया। अभी तो मेरी अम्मा की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और अब मैं फौरन जज्बाती होने लगा। ओए बेगैरता, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। वो अपने मखसूस अंदाज में मुझे चाटते हुए बोले। तो मेरी बतीसी निकलने में देर न लगी। उसके लिए तो तेरी अम्मा की कब्र की मिट्टी खुश्क होना शर्त नहीं है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब्बा ने यकीनन तंज करने में मास्टर कर रखा है, बल्कि टॉप किया होगा, अम्मा की भांजी की तरह। तभी इन दोनों की खूब जमती थी। तो मैं कौन सा लड़की पसंद किए बैठा हूँ? मैंने मुंह फुलाते हुए अखबार झटक कर रसीद किया तो वो इत्मीनान से बोले, मगर मैं तो पसंद कर चुका हूँ। मैंने चौंक कर अखबार मुंह से हटाया, फिर उनके तासुरात देखकर जल्दी से बोला, अच्छा मेरे लिए? हाँ, उन्होंने इत्मीनान से कहते हुए मुझे खासा बेइत्मीनान कर दिया। मगर अब्बा जी, शादी तो मेरी होनी है। मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहा। तो ये कि लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए। हाँ, तो तू इस बात की फिक्र ना कर, वो मैंने पहले ही सोच लिया था, लड़की तेरी ही पसंद की है। वो हाथ से गोया मक्खी उड़ाते हुए लापरवाही से बोले। मेरा तो रोम रोम खुशी से झूम उठा। मैं चाहता हूँ कि ये घर हमेशा यूं ही खुशियों से भरा, साफ सुथरा और चमकाता हुआ रहे। अब्बा बोले, इसकी फिक्र ना करें, यहाँ की साफ सुथराई की जिम्मा तो हमेशा के लिए अम्मा की भांजी ने ले रखा है। अब्बा जी खुश हो उठे। खुदा तुम्हारा भला करे, बेटा हो तो ऐसा, बिना कहे कैसे बाप के दिल की ख्वाहिश समझ गया। उस वक्त से बेहतर लड़की तुम्हें कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। लो जी, क्या ही 9/11 के धमाके हुए होंगे। मैं तो आंखें फाड़ फाड़ के अब्बा को देखता ही रह गया। आप इतनी देर से खुश वक्त की खूबियां बयान कर रहे थे। मैं सदमे से चूर लहजे में बोला, भाई देखो ना, तुम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हो, तो बजाय इसके कि उसे रुखसत करके एक नए और अजनबी माहौल में भेजूं, यहाँ तुम्हारे लिए एक अनजान लड़की को बहू बना के घर में लाऊं, मैंने सोचा ये तमाम सिलसिला जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अब्बा जी को अपनी तेज नजरी की खुशी थी। ऐसे में भला वो मुझ बेचारे के तासुरात क्या देखते, जिसकी दुनिया लुटी जा रही थी। मैंने अपना गुस्सा दिखाने और अब्बा जी को मुतवज्जा करने के लिए अखबार मेज पर पटका तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। ये सब आपकी गलत फहमी है अब्बा जी, मैं खनकार के गला साफ करके संजीदगी से बोला था। साथ ही अब्बा जी की साफ सुथरी पेशानी पे बल पड़ने लगे। आपको किसने कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, या ये कि मैं उसे इस लिहाज से पसंद करता हूँ? तुम्हारी सारी बकवास का क्या मतलब है? अब्बा जी, ये शादी नहीं हो सकती। जारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।